Hello everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I am back with a new video. Guys, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा इंडियन पॉलिटी का स्टेट लेजिस्लेचर टॉपिक चल रहा है। ये स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहली वाली वीडियो में मैं आपके साथ एमएलए यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं अब आपके साथ इस वीडियो में स्पीकर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो स्पीकर होता है किसका होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीकर सबसे पहले है स्पीकर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई स्पीकर बनना चाहता है तो उसे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। इलेक्शन कैसे होते हैं स्पीकर के? द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो क्या होता है, अगर उसको सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए, स्टेट असेंबली का मेंबर होना चाहिए सबसे पहले तो, लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर क्या होता है, जितने भी बाकी मेंबर्स होते हैं वो उसके लिए वोट करते हैं। किसके लिए? कि एक जो स्पीकर के पद के लिए खड़ा है उसके लिए वोट करते हैं। और क्या होता है, जो स्पीकर है अपना इलेक्शन जीत जाता है। द इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज कंडक्टेड बाय द प्रोटेम स्पीकर। जो क्या बोलते हैं, इलेक्शन करवाता है स्पीकर के, वो कौन करवाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोटेम स्पीकर पहले तो होता क्या है। प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है राज्यपाल द्वारा यानी गवर्नर द्वारा। हम क्या बोलते हैं, राज्यपाल को यानी गवर्नर को ही राज्य का पालनहार भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन जो हमारा स्पीकर होता है वो रेजिग्नेशन किसको देता है? स्पीकर सबमिट द रेजिग्नेशन लेटर टू द डेप्यूटी स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो रेजिग्नेशन अपना रेजिग्नेशन किसको दे देता है? डेप्यूटी स्पीकर को। अगर क्या बोलते हैं, उससे अपना पद छोड़ना है तब। नोट, प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। जनरली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली इज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर। ज्यादातर ये देखा जाता है कि क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो असेंबली का सबसे सीनियर बंदा होता है, मतलब जो सीनियर होता है असेंबली का, उसको ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। अब क्या होता है, वैकेंसी कैसे हो सकती है स्पीकर में? इफ द स्पीकर सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली ही इज डीम्ड टू बी वैकेंट द सीट। अगर क्या बोलते हैं, जो स्पीकर है अगर वो मेंबर नहीं रह जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी अगर वो एमएलए नहीं है अब, तो वो क्या होगा, तो वो स्पीकर के पद से भी अपने आप ही हट जाएगा। इफ ही रिजाइन देन देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। अगर वो रिजाइन कर देता है तब भी स्पीकर का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। इफ द स्पीकर इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द असेंबली देन देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। अब हुआ क्या, एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हमें अपना स्पीकर हटाना है, मतलब स्पीकर चेंज करना है, तो तब भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो भी हैं एमएलए, वो सारे वोट करेंगे। अगर क्या होते हैं मत उसके खिलाफ आ जाता है, मतलब ज्यादातर लोग उसे हटाना चाहते हैं, ज्यादातर मेंबर्स, तो क्या होगा, अपने आप ही स्पीकर क्या होते हैं? हट जाएगा। अब आते हैं रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द स्पीकर। क्या बोलते हैं, जब क्या ये मैंने आपको जैसे बताया ना, क्या बोलते हैं, मेजोरिटी ने अगर क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन पास कर दिया तो स्पीकर हट जाता है। अब वो कैसे हटता है, कैसे वो रेजोल्यूशन पास होता है, मैं आपको सब बताता हूं। द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर गिविंग 40 डे एडवांस नोटिस। क्या बोलते हैं, जो स्पीकर है उसे 14 डेज का एडवांस नोटिस, मतलब 14 दिन पहले ही सूचित कर दिया जाता है, उसे एक नोटिस दिया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्पीकर कैन नॉट वर्क एज अ स्पीकर। जो 14 डेज का जो पीरियड है ना, जब उसे नोटिस दे दिया गया है, तो स्पीकर की तरह वो कार्य नहीं कर सकता। इंस्टेड द डेप्यूटी स्पीकर एक्ट एज अ स्पीकर। उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर की तरह काम करेगा। आफ्टर 14 डेज, जैसे ही 14 दिन पास हुए, रेजोल्यूशन इज पासिस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द असेंबली द स्पीकर इज कंसिडर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। अब क्या हुआ, रेजोल्यूशन पास हो गया, यानी जो ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो क्या चाहती है कि स्पीकर को हटा दिया जाए। तो जैसे ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो स्पीकर क्या हो जाएगा? अपने आप ही हट जाएगा और उसके ऑफिस में क्या हो जाएगी? जगह खाली हो जाएगी। फंक्शन ऑफ द स्पीकर। अब बताता हूं फंक्शन क्या होता है स्पीकर, इस स्पीकर का कार्य क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू मेंटेन डिसेंसी एंड डेकोरम इन द असेंबली। मतलब शिष्टाचार बनाए रखना। उसका कार्य क्या होता है कि वहां शिष्टाचार बना रहे, कहां असेंबली में शिष्टाचार बना रहे, एकांत बना रहे, मतलब ढंग से रहे। जैसे डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टता एंड डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। अब है द स्पीकर एडजर्न द असेंबली एंड सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। अब क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो मतलब समाप्त कर सकता है मीटिंग को, क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम होती क्या है? कार्यस्थक
स्थग संख्या, जो कार्य स्थग संख्या, जो मतलब कार्य करने वाले लोग होते हैं, अगर वही लोग नहीं है तो क्या फायदा असेंबली को आगे बढ़ा के, क्या फायदा। तो उसी टाइम मतलब असेंबली को क्या कर दिया जाता है, असेंबली में मतलब जो भी मीटिंग होती है उसको रोक दिया जाता है, मीटिंग नहीं की जाती कोई भी। तो क्या होता है, दिस इज द मिनिमम स्ट्रेंथ इन द असेंबली। क्या होते हैं ये, दिस इज द मिनिमम स्ट्रेंथ। अगर मिनिमम स्ट्रेंथ से ही कम लोग हैं, अगर स्ट्रेंथ से कम लोग हैं तो क्या क्या फायदा मीटिंग करके, तो मीटिंग नहीं होती। कोरम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द टोटल। जितने टोटल है ना, कोरम क्या होता है, जितने टोटल मेंबर्स हैं, सपोज अगर 100 मेंबर है तो इसके 1/10 मेंबर, एक टेंथ मतलब यानी 10, 1/10 का मतलब 10। अगर 100 मेंबर है, अगर सपोज 200 हैं तो 200 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 10 से, तो इससे क्या आ जाएगा 20। अब ठीक है, और कहीं आता है 10 मेंबर विच एवर इज हाई। अब जो भी हाई होगा, चाहे 1/10 मेंबर हाई होंगे, चाहे 10 मेंबर हाई होंगे, इन बिगर स्टेट लाइक यूपी एंड लाइक यूपी, ये बिगर स्टेट कौन है, यूपी एंड और अरुणाचल प्रदेश जो छोटा है, द मिनिमम लेंथ मस्ट बी 1/10 ऑफ द टोटल। एंड इन स्टेट लाइक गोवा सिक्किम लाइक द मिनिमम स्ट्रेंथ मस्ट बी 10 मेंबर। जो क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे स्टेट है उनमें 10 मेंबर की है, और जो बड़े स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, उसके लिए क्या है, 1/10 है। स्लाइड की और द स्पीकर डिसाइडेड वेदर अ बिल, जो अब स्पीकर काम क्या कर दे, एक सेकेंड ना, कोरम, द स्पीकर डिसाइडेड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। क्या एंड द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये, और जो स्पीकर ने जो डिसीजन ले लिया वही क्या होता है, फाइनल डिसीजन माना जाता है। द स्पीकर अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटीज ऑफ द असेंबली, जो क्या बोलता है, क्या ऑफ द असेंबली, जो स्पीकर होता है वही चेयरमैन अपॉइंट करता है, किसके किसके कमिटीज के। द स्पीकर हैज द कास्टिंग वोट और डिसाइडिंग वोट। जो स्पीकर, जैसे ना कुछ भी होता है, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी बिल पास किया जा रहा है तो उसमें स्पीकर वोट नहीं करता, जब तब तक वोट नहीं करेगा स्पीकर जब तक क्या बोलते हैं उसकी वोट की जरूरत नहीं है। सपोज हुआ क्या, जैसे एक बिल पास करना है उसके लिए मतलब सपोज 60 क्या होते हैं, टोटल 61 थे, अब 30 ने बोल दिया हाँ, 30 ने बोल दिया ना, अब क्या हो गया, ये तो टाई हो गया। अब इसको कौन, अब इसमें स्पीकर आके वोट करेगा कि इसकी, अब स्पीकर आके वोट करेगा, अगर हाँ तो बिल पास हो जाएगा, अगर ना तो बिल पास नहीं होगा। तो द स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इफ देयर इज अ इनइक्वालिटी ऑफ वोट देन ओनली द स्पीकर वोट्स। जैसे कि मैंने आपको ये सब बता ही दिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आता है हमारा डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर होता है, क्वालिफिकेशन क्या है डेप्यूटी स्पीकर की, द डेप्यूटी स्पीकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। जैसे क्या बोलते हैं, स्पीकर को क्या बोलते हैं, असेंबली का मेंबर होना जरूरी है, वैसे भी डेप्यूटी स्पीकर को भी असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। द डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर। जैसे क्या बोलते हैं, स्पीकर को इलेक्ट किया जा रहा था अब बाकी सभी मेंबरों में से, वैसे ही क्या जा रहा है, इस डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट किया जा रहा है। द इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज कंडक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। जब स्पीकर के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, जब हमारा स्पीकर चुन लिया जाता है तो उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है, उसके इलेक्शन कराए जाते हैं। द डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द स्पीकर। जो डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन है वो कौन कराता है, स्पीकर। और स्पीकर के इलेक्शन क्या कौन करवाता है, प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है, गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल को ही राज्य का क्या कहता है, राज्य का पालनहार। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फंक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। अब क्या होता है, फंक्शन क्या होता है डेप्यूटी स्पीकर, ही एक्ट एज अ स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। ये स्पीकर का काम करता है जब क्या होता है स्पीकर नहीं है, मतलब अगर सपोज स्पीकर एब्सेंट हो गया तो वहां पे स्पीकर का काम कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर करेगा। रेजिग्नेशन, अपना ये रिजाइन किसको देता है, रेजिग्नेशन किसको देता है, द डेप्यूटी स्पीकर सबमिट द रेजिग्नेशन टू द स्पीकर। ये किसको देता है, किसको देता है, स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे देता है। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। अब कब कब क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर है उसका ऑफिस खाली कब कब हो जाता है, इफ द डेप्यूटी स्पीकर ceases to be a member of assembly and he deemed to be वैकेंट द सीट। अब क्या बोलते हैं, वो किसी कारण क्या होता है, किसी भी कारण अगर वो स्पीकर असेंबली का मेंबर नहीं होता है तो अपने आप ही वो इस डेप्यूटी स्पीकर के पद से हट जाएगा। इफ द डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन, वो फिर वही आ गया, अगर वो रिजाइन कर देगा तब भी रिजाइन कर देगा, फिर तो खाली हो गया ना उसका पद। इफ द डेप्यूटी स्पीकर इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन, जैसे स्पीकर को हटाया जाता है रेजोल्यूशन के तहत, इसको भी वैसे हटा देते हैं जब रेजोल्यूशन पास किया जाता है। जैसे स्पीकर को भी 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता था, इस डेप्यूटी स्पीकर को भी 14 डेज पहले नोटिस दिया जा रहा है। अब 14 डेज, अब क्या होता है, जैसे स्पीकर
काम नहीं करता ना उस 14 दिन में, जो उसको जब उसको क्या दे दिया गया, नोटिस दे दिया गया है, तो स्पीकर क्या करता है उस 14 दिन में स्पीकर की तरह काम नहीं करता। तो सेम क्या होता है, डेप्यूटी स्पीकर भी क्या होता है इन 14 दिनों में डेप्यूटी स्पीकर की तरह काम नहीं करता। ये जैसे कि मैंने आपको बता दी, ये यहां पर भी वही लिखा हुआ है, द डेप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर गिविंग 14 days एडवांस नोटिस। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डेप्यूटी स्पीकर कैन नॉट वर्क एज अ स्पीकर, वो काम नहीं कर सकता स्पीकर की तरह। आफ्टर 14 days इफ अ रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ देम देन द मेंबर ऑफ द असेंबली द डेप्यूटी स्पीकर इज कंसिडर्ड टू बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। तो क्या होता है, अगर रेजोल्यूशन पास हो गया, मेजॉरिटी मिल गई, तो क्या होता है उसको हटा दिया जाता है, किसको, डेप्यूटी स्पीकर को। लेजिस्लेटिव काउंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 40, कम से कम 40 तो होनी चाहिए। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। जितनी असेंबली की, जैसे सपोज असेंबली में 30 सीटें हैं, नहीं सॉरी 30 नहीं लेते, क्योंकि 30 तो कहीं होती नहीं है, 30 तो मिनिमम गोवा के लिए रखी गई है। हम लेते 80 ले लेते, हम कितना ले लेते हैं 80। अगर किसी स्टेट में 80 सीटें, 80 असेंबली की सीटें, तो वहां क्या रखी जाती है, वहां उसका 1/3 ले लिया जाता है। माने अब 80 को 3 से डिवाइड कर लो, जितना आएगा उतनी सीटें किसकी होंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की होंगी। इन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम द स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। क्या होते हैं ये मैक्सिमम मिनिमम कौन फिक्स करता है, ये करता है पार्लियामेंट। एक्सेप्शन JNK, जो पहले JNK क्या था हमारा, क्या था, स्टेट था, यानी एक राज्य था, पर अब हमारा स्टेट नहीं है, अब हमारा वो राज्य नहीं है। अब JNK किस में डिवाइड, एक JNK हो चुका है जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश, और एक है लद्दाख। लद्दाख भी क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ किसका राज चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन टेरिटरी नहीं बनी थी, उससे पहले किसका राज चल रहा था, यहाँ भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, पर यहाँ केवल 36 ही मेंबर थे। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसको हटे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है यूपी की, जहां कितनी है 100, सबसे ज्यादा यूपी में ही है 100। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इलेक्शन, अब इलेक्शन कैसे होते हैं, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो हम नहीं करते उन्हें इलेक्ट, उन्हें MLA इलेक्ट करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्टेड इनडायरेक्टली। नॉमिनेशन 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। जो 1/6 है ना, जैसे अगर सपोज 30 है, सपोज 45 सीटें हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, 45 सीटें, इसमें से इसका 1/6 निकालेंगे तो उसको कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर। फील्ड कौन से फील्ड्स होते हो, पर्सन हु हैव अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये सब होते हैं वो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, अब 1/3 people are elected by the member of local bodies like municipalities, district board and etc. जो 1/3 people होते हैं वो कौन चुनते हैं, म्यूनसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले। अब आता है 1/3 people are elected by the MLA चुनते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं 1/3। 1/12 are elected by ग्रेजुएट्स। क्या होता है, स्नातक वाले चुनते हैं 1/12 लोगों को। अब आते हैं 1/12 people are elected by the teachers। 1/12 people कौन चुनते हैं, टीचर्स चुनते हैं। 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, जैसे कि मैंने आपको पिछली साइड में ही बता दिया कि 1/6 कौन चुनता है, गवर्नर चुनता है। टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कार्यकाल, ये सब बताया जाएगा इसमें कि कौन कब रिटायर होता है। ये इट इज द परमानेंट हाउस एंड इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन। ये एक परमानेंट हाउस है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। 1/3 मेंबर रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, जैसे 2 साल होने वाले होते हैं तो 1/3 पीपल, 1/3 पीपल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 ईयर, ये 6 साल तक बनती है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। द रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन। अब क्या हुआ, जो 1/3 पीपल ये रिटायर हो गए ना, इसका मतलब, अगर ये रिटायर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा जब इलेक्शन होंगे उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये उस टाइम के लिए भी एलिजिबल होंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्वालिफिकेशन वही है जो क्या बोलते हैं उसमें चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहिए। बस इसमें एक चीज का अंतर आ जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी चाहिए, 30 चाहिए। बाकी वही है, बाकी सेम वही है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चाहिए, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और काउंसिल में भी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। क्या बोलते हैं, उस पार्लियामेंट द्वारा जितने भी रूल है सब बनाए हुए उसको क्या फॉलो करने चाहिए, मतलब फॉलो किए हुए होने चाहिए। और उसका क्या बोलते हैं, कहीं भी मतलब कोई भी ऑफिस जहां से उसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट हो रहा है, वो वहां का कार्यरत नहीं होना चाहिए, उसे वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, जो जिस स्टेट का वो बनना चाहता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पास वहां का क्या होनी चाहिए, वहां की क्या होनी चाहिए,
डोमिसाइल होनी चाहिए, यानी स्थायी निवास होना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम वही है जो असेंबली के लिए थी। क्या बोलते हैं, उसकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसने कोई ऑफिस होल्ड किया हुआ है जहां से उसकी इनकम आती है तो क्या बोलते हैं उसको, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसके पास सिटीजनशिप है किसी और कंट्री की, फॉरेन कंट्री की, अगर वो सिटीजनशिप रखता है तब भी वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। और क्या बोलते हैं, अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई भी नियम बनाया हुआ है, अगर वो उस पर भी खरा नहीं उतर पाता है तब भी उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सैलरी। द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की जो सैलरी होती है उसको कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। अब रिजाइन किसको देते हैं ये लोग, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, एन एमएल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट द रेजिग्नेशन टू द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये अपना किस पे देते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन को देते हैं। गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। गाइज इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में ला चुका हूं, उसका पार्ट 1 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। पार्ट 2 ये है जो आप अभी ये देख रहे हैं। अब पार्ट 3 है जो मैं इसे बहुत जल्द लेकर आऊंगा। मैं आपको पता ही होगा कि मैं हर 48 घंटे में एक वीडियो अपलोड करता हूं, यानी हफ्ते में 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड कर देता हूं। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। थैंक यू।